चैप्टर है गैसेस, और इस गैसेस के चैप्टर में जस्ट एज अ प्रीएम्बल टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लेट इंट्रोड्यूस सम डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी हैव टू डील इन दिस चैप्टर। पेज 1 पे अगर आप देखें तो इसके आगाज़ में ही मुख्तलिफ जो फिज़िकल स्टेट्स हैं मैटर की, उनकी जो आपस में इंटर कन्वर्जन है, जैसे बोले हमने फेज़ ट्रांजिशन जो है, उससे मुतल्लिक इंट्रोडक्शन दिया गया। अब सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, और इसका रिवर्स फ्रीजिंग है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो ये वेपराइजेशन है इसका, अगर गैस वापस लिक्विड में आए तो इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो तो ये आयनाइजेशन कहलाएगा, और प्लाज्मा जो है अगर वो वापस गैस में आ जाए तो ये रिकम्बिनेशन जो है वो कहलाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं, इसी तरह से सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो सकते हैं, किया जा सकता है, और अगर इसे कहेंगे तो ये सब्लिमेशन कहलाएगा, और अगर गैस वापस डायरेक्टली सॉलिड में आएगी तो इसे डिपोजिशन कहेंगे। इसमें अगर सॉलिड से हम गैस की तरफ मूव करें लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जो मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज़ करेगी। सिंपल एक रिलेशनशिप है कि जहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो वहाँ एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में वीकर हो जाती हैं, गैस में और कम या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे हम सॉलिड से आगे मूव करेंगे गैस की तरफ तो जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएंगी। एनर्जी को ही हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी भी जो सिस्टम की वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो यहाँ एक और बात भी समझाई है इसी में कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एक टर्म यूज़ होती है वेपराइजेशन और एक टर्म यूज़ होती है एवेपोरेशन। दोनों में फ़र्क ये है कि वेपराइजेशन की टर्म हम यूज़ करते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस और वेपर स्टेट, जबकि एवेपोरेशन जो है दैट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इससे मुतल्लिक भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉलिड से फिर इसी के इंट्रोडक्शन में वाटर को एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, और वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बताया गया, 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बताया गया है, और लिक्विड से फिर वेपर और फिर गैस। इस स्टेटमेंट में वेपर और गैस में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। वेपर जो है, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है 374 डिग्री सेल्सियस। तो जो वेपर है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो गैस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये फ़र्क है, यानी आप ये कह लें कि अगर आप किसी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर को चेंज नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है। जबकि जब आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए प्रेशर भी ज़्यादा करना पड़ता है और टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है। तो वेपर और गैस में एक तो ये डिफरेंस। इसको आसान ऐसे भी कहा जा सकता है कि वेपर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होते हैं, या ये कह लें कि गैसियस स्टेट किसी की वो फिज़िकल स्टेट है जो नेचुरली गैस है, जबकि वेपर्स जो हैं, यानी अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या सॉलिड है और हम उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गैस नहीं वेपर कहलाएगा। मतलब आयोडीन है, वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, जब हम उसे हीट करके वो सब्लाइम हो सकता है, गैसियस स्टेट में जाता है तो उसे आयोडीन वेपर्स कहते हैं। गैस उसे बोलेंगे जो कि नेचर में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर कोई जो है वो नेचर में लिक्विड या सॉलिड है, अगर कोई नेचर में लिक्विड या सॉलिड है तो फिर उसकी जो है अगर वो गैस में कन्वर्ट होगा तो वो गैस की बजाय वेपर कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स होगी। अभी गैस की पहचान ये है कि गैस जो है ना वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। गैस की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। गैस के मालिक्यूल जब किसी वेसल में होते हैं तो उसके मालिक्यूल वहाँ पे कोलाइड करते हैं, और जितनी ज़्यादा ज़ोर से वो कोलाइड करेंगे और जितनी ज़्यादा दफ़ा वो कोलाइड करेंगे उतना उनका प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो गैस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है
और गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। उसमें बैरोमीटर है, उसमें मैनोमीटर है। तो आमतौर पे प्रेशर वगैरह मेजर करने के लिए बैरोमीटर वगैरह में मरकरी यूज़ करते हैं। तो ये मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, कुछ तो इसके बारे में। इसे मरकरी नॉन वेटिंग लिक्विड है, ग्लास के साथ वो चिपक नहीं जाती है, सब तरफ इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करती है, ज़्यादा डेंस है और एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। क्वेश्चन अब देखो नीचे, गैस का जो प्रेशर है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उसे हम समझते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी सी लेवल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसियस कवर है अर्थ के अराउंड तकरीबन को 1000 किलोमीटर अबव तक, तो ये जो गैसियस मिक्सचर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे 1 ATM कहते हैं। और ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको अगर डिफरेंट यूनिट्स में लें, जैसे 1 किलोमीटर को हम मीटर में कहें तो वो 1000 मीटर बन जाएगा। तो ये जो 1 एटमॉस्फेयर है, ये 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होता है, मिलीमीटर मरकरी टॉर के भी इक्वलेंट होता है, तो ये 760 टॉर कहलाएगा। या 76 सेंटीमीटर मरकरी है, या 0.676 मीटर मरकरी है, 101325 न्यूटन पर मीटर्स के, ये सारे इसके यूनिट्स हैं। ये सब सी लेवल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर का प्रेशर है। अगर हम उससे पास्कल में बताएंगे तो 101325 पास्कल हो जाएगा। अगर हम किलो पास्कल में बताएंगे तो 101.325 हो जाएगा। मिली बार में बताएंगे तो 1013.25 मिली बार हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इसका कैसे कर सकते हैं हमसे, देखो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफर्स टू, अब ऑप्शन गिवन है हमारे पास कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे कितना कंसिडर किया जाता है। तो एक ऑप्शन है 1.01 एटमॉस्फेयर, ए ऑप्शन। तो ये करेक्ट नहीं। उसकी वजह ये है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 एटमॉस्फेयर, 1.01 नहीं। और बाकी वैल्यूज़ भी मतलब 1.01325 पास्कल है, इसकी वैल्यू ठीक नहीं। बी ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम ऊपर देख के आए हैं, तो डी में 14.7 होता है, 1.47। तो ऐसे कभी वो यूनिट में थोड़ी चेंज कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देंगे, डेसिमल पॉइंट्स मूव कर देंगे। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। प्रेशर की वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम बता सकेंगे कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। आइए अब गैस लॉज देखते हैं। गैस लॉज जो है ना, इनमें से 3 लॉज हैं गैस के जिनको हम फंडामेंटल लॉज कहते हैं। अब वो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, और बाकी जो लॉज हैं वो है ड्राइव्ड लॉज, जैसे डाल्टन्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ है। तो इसमें पहले अब बॉयल्स लॉ देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी गैस का वॉल्यूम 3 बातों से तब्दील होता है। एक तो गैस का वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल चेंज करने से चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है। गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रेशर चेंज करने से चेंज होता है। तो जब हम किसी गैस के वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है, जब किसी गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं प्रेशर के साथ, तो फिर हमें बाकी 2 बातें जो कि प्रेशर को चेंज कर सकती हैं उनको कांस्टेंट करना पड़ता है। तो इसलिए बॉयल्स लॉ के लिए बॉयल्स लॉ अप्लाई तभी होगा जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर गैस के कांस्टेंट, मतलब एक गैस क्लोज कंटेनर में हमारे पास, उसमें जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो हम चेंज नहीं करेंगे, 1 है या ज़्यादा है। टेम्परेचर जिस पे गैस को रखा गया है, मेंटेन किया गया, वो टेम्परेचर हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और इस तरह से चेंज होगा कि वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, और ये हो जाएगा PV = K। तो यहाँ पे K के यूनिट्स भी बता दिए, ये पूछे जा सकते हैं, एटमॉस्फेयर इंटू DM³ अगर स्टैंडर्ड लेंगे, या टॉर इंटू CM³, या इसमें जॉल या न्यूटन पर मीटर, ये सब PV प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर। बॉयल्स लॉ को ऐसे भी बताया जा सकता है, P1 V1 = P2 V2 = K। इसके मीनिंग ये है कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो प्रेशर चेंज करने से जब वॉल्यूम चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम इस तरह से चेंज होगा कि जो उसका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी इसको ऐसे समझें, इसके
MCQs ऐसे सॉल्व होते हैं कि अगर हम प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस फैक्टर से प्रेशर इंक्रीज़ करेगा वॉल्यूम उसी फैक्टर से डिक्रीज़ करेगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जिस रेशो, जिस परसेंटेज, जिस फैक्टर से प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी फैक्टर से, उसी परसेंटेज में वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब हम आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी बॉयल्स लॉ की। तो इस पेज पे ये जो बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। कोई एक ग्राफ हमें वो बता देंगे और वो कहेंगे बताइए कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ, कि इसमें कौन सा ग्राफ है जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर पहला ग्राफ देखें तो अगर प्रेशर और 1/वॉल्यूम में ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्यों आएगी? क्योंकि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, चूँकि इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो तब ये व्हाट हैपन टू दी पोजीशन ऑफ दिस लाइन। तो फर्स्ट ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो लाइन जो है दैट मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के करीब हो जाएगी और एक्स एक्सिस से दूर हो जाएगी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रहेगी तो स्ट्रेट लाइन ही ओरिजिन से ही पास करेगी, और लेकिन लाइन जो है वो दैट बिकम्स क्लोजर टू द वर्टिकल एक्सिस। इसी तरह से सेकंड ग्राफ देखें, अगर log ऑफ p और log ऑफ v में ग्राफ बनाएंगे तो देन द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दैट, कि एक लाइन आएगी विद अ नेगेटिव स्लोप, लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। इसमें भी अगर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे T1 T2, तो T1 हायर टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर पे जो ये लाइन है ये ओरिजिन से दूर जा रही है, यानी एक्स एक्सिस से भी दूर जा रही है और वाई एक्सिस से भी दूर जा रही है। ये ग्राफ बुक में नहीं है। इसके बाद देखो थर्ड ग्राफ जो है, जो कि किसी गैस के आइडियल बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट और प्रेशर में ग्राफ बनाएं, यानी एक क्लोज कंटेनर में गैस ले लें, उसके ऊपर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर चेंज करते जाएं, प्रेशर चेंज करते जाएंगे वॉल्यूम भी चेंज होगा, और प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम इस तरह से चेंज होगा कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो ये लाइन जो है ना इस तरह से, इसको ऐसे बोलते हैं बाद दफ़ा MCQs में कि थर्ड ग्राफ की बात में कि द लाइन इज़ एज एब्सिसा, तो ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो अगेन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन वो लाइन पहले से ऊपर बनेगी। लास्ट ग्राफ देखो इसका, कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाएंगे तो वी गेट अ कर्व, और ये जो कर्व है इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोला, तो हाइपरबोलिक शेप है इसलिए इसे हाइपरबोला ग्राफ भी कहते हैं, और इसी को आइसोथर्म भी कहते हैं। जब आइसोथर्म तो कोई भी रिलेशनशिप जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया जाएगा तो उसे बोलेंगे, तो ये आइसोथर्म भी है। व्हाट इज़ आइसोथर्म? तो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द हाइपरबोलिक ग्राफ वी गेट इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास वही हाइपरबोलिक ग्राफ ही आएगा, लेकिन हायर टेम्परेचर पे अगेन द लाइन मूव्स अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस ओरिजिन से दूर हो जाएगी, एक्स एक्सिस से भी दूर हो जाएगी और वाई एक्सिस से भी दूर हो जाएगी। इस ग्राफ को इस तरह से MCQs में पूछा जा सकता है कि जब डेल्टा P डिक्रीज़ करेगा, डेल्टा P इंक्रीज़ करेगा तो डेल्टा V डिक्रीज़ करेगा, यानी चेंज इन प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो यानी एक तो ये ना कि प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, तो इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर चेंज इन प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम जो वो डिक्रीज़ करेगा। आइए पेज नंबर 2 पे, तो पेज नंबर 2 पे बॉयल्स लॉ के दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P V इक्वल्स टू K, द यूनिट्स ऑफ K आर एज दैट ऑफ, कि ये जो भी हम पीछे अभी हमने देखे कि
के यूनिट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ यूनिट्स नहीं पूछे, ये पूछा कि वो जो यूनिट्स हैं के वो किससे मैच करते हैं, क्या वो फोर्स के भी वही यूनिट हैं, पावर के भी वही यूनिट हैं, वर्क के हैं, मैस के हैं। तो इसको हम बताएंगे। याद रखो कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो है, एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पीवी इज कंसिडर्ड एट द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो होते हैं, इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कुछ भी हो, जो भी हम बोले, चाहे हम बोले एटमॉस्फेयर इंटू जैसे मीटर क्यूब, टॉर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, जाउल, न्यूटन इंटू मीटर, ये सब एनर्जी के यूनिट होंगे। तो एनर्जी या वर्क, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना वो चार्ली होगा। तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के यूनिट जो हैं के गैस कांस्टेंट के, वो ऐसे ही हैं जैसे वर्क के हैं। फिर क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन, तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी इसके नीचे ही हिंट भी लिख दिया इसी पेज पे। आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कोई सिस्टम जो कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी किया जा रहा है। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, फिजिक्स में ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हीट डज नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल इन, तो बॉयल्स लॉ किस में एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस हो, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर यहाँ बॉयल्स लॉ के जगह चार्ल्स लॉ बोल देते तो फिर यही ऑप्शन अल्फा हो जाती, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। चार्ल्स लॉ को देखिए, तो चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ की 2 डेफिनेशन है। इसमें 2 तरह से चार्ल्स लॉ को हम पढ़ते हैं। एक हम ये कहते हैं कि चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल, और एक हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्सियस स्केल। देखिए ये 2 डेफिनेशन, इस 2 डेफिनेशन जो है इनके मीनिंग ये है कि ये जो चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ जो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में गैस रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो एक तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यू कैन से टेम्परेचर इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसी बात है कि 2 डेफिनेशन अलग अलग, इनमें फ़र्क क्या है। तो देखो जो चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल है, उससे भी हमें यही पता चलता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। और जो चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्सियस स्केल है, सेम इज़ ट्रू है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जिस चीज़ में दोनों में फ़र्क है वो ये है कि चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल में टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, कितना इंक्रीज़ करेगा। जब हम ये बताना चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना चेंज होगा, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। केल्विन स्केल में सिंपल ये है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है और हम केल्विन में टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो याद रखो इसके बहुत सारे MCQs इसी से ही सॉल्व होंगे कि केल्विन में टेम्परेचर को अगर डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। केल्विन में टेम्परेचर अगर 3 टाइम कर दोगे तो वॉल्यूम भी 3 टाइम हो जाएगा। टेम्परेचर हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। जो जैसे अभी बॉयल्स लॉ में बोल रहे थे, जिस फैक्टर से टेम्परेचर वेरी करेगा उसी फैक्टर से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा, लेकिन अगर वो डबल तो ये भी डबल, वो 3 टाइम तो ये भी 3 टाइम। लेकिन सेल्सियस स्केल में कैसे, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता तो है, लेकिन अगर आप सेल्सियस स्केल की इक्वेशन देखें तो VT = V0 + V0T/273
तो इसके मुताबिक सबसे पहले अगर आप सेल्सियस स्केल में देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, तो पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको गैस का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको गैस का वॉल्यूम, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का वॉल्यूम है उसे V0 कहते हैं। और फिर जो उस 0 डिग्री वाले गैस का वॉल्यूम है उसका 273 पार्ट हमें पता होना चाहिए, यानी उसे 273 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है वो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे V0T वो टेम्परेचर है जिस पे हम मालूम करना चाहते हैं वॉल्यूम गैस का। तो इसमें हम ये करते हैं, इस इक्वेशन को VT = V0 + V0T / 273 इस तरह से यूज़ करते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हम गैस का वॉल्यूम देखना चाहते हैं कितना चेंज हो गया, क्वांटिटेटिवली देखना चाहते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इसमें यह है कि पहले तो V0 की जगह पर हम लिखेंगे उसका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जो वॉल्यूम है वो हम लिख लेंगे, तो फिर दोबारा V0 / 273, V0 पे फिर वही 0 डिग्री वाला वॉल्यूम लिखेंगे। और T जो है वो टेम्परेचर है। आप 10 डिग्री पे देखना चाहते हैं तो यहाँ 10 लिख दें, -10 पे देखना चाहते हैं यहाँ -10 लिख दें, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम कितना चेंज होता है। सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर चेंज करने से, तो टेम्परेचर तो बढ़ाने से तो दोनों सूरतों में वॉल्यूम तो बढ़ ही गया है, लेकिन बात यह है कि सेल्सियस में ये रिलेशन इतना सिंपल नहीं है जैसे केल्विन में हमें नज़र आता है कि वहाँ टेम्परेचर डबल 3 टाइम हाफ या 1/3, तो वॉल्यूम भी डबल 3 टाइम हाफ और 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इस रिलेशनशिप को यूज़ करना पड़ेगा, और ये वाला रिलेशनशिप तभी यूज़ करना है, ये वाली इक्वेशन, जब आपको पहले 0 डिग्री पे उस गैस का वॉल्यूम मालूम हो और उसका वॉल्यूम का 273 मालूम हो, और फिर उसको इस रिलेशनशिप के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ गया दोनों स्केल पे, लेकिन जो एक्सटेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम का वो कितना बढ़ेगा वो दोनों स्केल पे अलग अलग है। तो इसलिए इसकी 2 डेफिनेशन है अलग से। अब इसकी ग्राफिकल इसी तरह से देख लो, अब वापस चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल है, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वहाँ सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे तो K आ जाएगा और V/T = K हो जाएगा। इसका मतलब है कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो कांस्टेंट है। इसके मीनिंग ये है कि अगर हम वॉल्यूम जो है टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम इतना चेंज होगा कि ये रेशो का आंसर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जो आंसर है रेशो वो सेम रहेगी। इसी तरह से इसका जो K है उसके यूनिट्स क्या होंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो यूनिट होंगे, तो ये डेसीमीटर क्यूब इंटू केल्विन या मीटर क्यूब इंटू केल्विन, और ये मीटर क्यूब इंटू केल्विन पर केल्विन जो हैं ये SI यूनिट्स हैं। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट ग्राफ जो है, तो इसमें ये थोड़ा ख्याल करना है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो ग्राफ कैसा होगा, अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है तो फिर उस ग्राफ की जो शेप है वो किस तरह से होगी। तो अगर पहला ग्राफ है, अगर टेम्परेचर केल्विन में लेंगे और फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाएंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फिर लाइन ओरिजिन से शुरू होगी 0 केल्विन से, तो 0 केल्विन से। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में ले लेते हैं, सेल्सियस स्केल में, तो फिर लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होगी, 0 डिग्री पे नहीं शुरू होगी, फिर लाइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैच करेगी, -273.16 पे जाके टच करेगी, और ये वो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर पे जाके किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई गैस इस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचती है, यानी इस टेम्परेचर से पहले गैस या तो लिक्विड में चेंज हो जाती है या सॉलिड में चेंज हो जाती है। इफ़ गैस रिमेन एज गैस, अगर वो जो गैस है अगर वो गैस ही रहेगी, अगर वो जो गैस है अगर वो गैस ही रहेगी, तो और फिर वो अगर -273.16 टेम्परेचर पे आए तो फिर उस पे उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा।
लेकिन इस टेम्परेचर पे कोई गैस पहुंचेगी नहीं, इससे पहले वो लिक्विफाई हो जाएगी। और जब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी गैस, तो फिर उस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ लिक्विड के लिए नहीं है, वो तो गैस के लिए है। तो ये शेप इस तरह से याद रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस पे केल्विन है तो 0 केल्विन पे लाइन टच करेगी, 0 केल्विन पे। और अगर सेल्सियस है तो फिर लाइन -273.16 पे वो एक्स एक्सिस से जो है वो मैच करेगी। तो दोबारा थर्ड ग्राफ देखो कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाएं, तो जब वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाएंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखो चूँकि टेम्परेचर सेल्सियस में है तो लाइन ओरिजिन से नहीं शुरू की, लाइन ओरिजिन से थोड़ा ऊपर शुरू की है, तो इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर इसमें चूँकि प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और अगर हम प्रेशर वेरी करेंगे, यानी पहले गैस को हमने क्लोज कंटेनर में रखा है और टेम्परेचर चेंज करने से उसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो नोट कर रहे हैं, और हमने P1 प्रेशर पे नोट की, और टेम्परेचर जब चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर P1 ही मेंटेन किया। अगली दफ़ा एक्सपेरिमेंट को दोहराया और अब P2 प्रेशर पे गैस को मेंटेन करके फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाया। उससे अगली दफ़ा P3 प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने ग्राफ बनाया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एक दफ़ा P1 कांस्टेंट रखा, फिर P2 कांस्टेंट रखा, फिर P3 कांस्टेंट रखा, और ग्राफ को जो वो हमने स्टडी किया। तो जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लाइन जो है ना वो पहले से लोअर पोजीशन पे बनेगी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो वर्टिकल एक्सिस पे लाइन पहले से ऊपर बनेगी। इस तरह से फोर्थ ग्राफ देखें, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर में और केल्विन में ले तो वो ठीक है, 0 केल्विन से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है जो हमारा ग्राफ है। और इसमें भी अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लाइन जो है वो वर्टिकल एक्सिस के करीब हो जाएगी। और अगर log ऑफ v और log और t में ग्राफ बनाएंगे तो हम इस तरह से ग्राफ गेट करेंगे, जो कि ओरिजिन से तो शुरू नहीं होगा और ये लाइन से। उसमें भी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से ये हो जाएगा कि वहाँ पे P1 हायर प्रेशर है तो लाइन जो है एक्स एक्सिस के क्लोज हो जाएगी। तो ये ग्राफ बुक में नहीं है, इसको भी एक नज़र देख लें। आखिरी जो ग्राफ है इसमें वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो वर्सेस टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो लेंगे तो वो तो कांस्टेंट रहेगी, V/T K के इक्वल है। सो वी गेट स्ट्रेट लाइन। इन टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो जो वो सेम रहेगी। ये जो ग्राफ है तो इसमें वो पूछ सकते हैं कि चार्ल्स लास्ट ग्राफ को ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है, चार्ल्स लॉ में किन दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बनाएं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आए विद 0 स्लोप। तो ये जो इस तरह से जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आती है तो इसकी स्लोप जो होती है वो 0 होती है। एवोगैड्रोज लॉ है, तो एवोगैड्रोज लॉ जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। यानी ये 4 बातें हैं जो आपस में रिलेट हो रही हैं, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब अगर हम मुख्तलिफ गैसेस के लिए, मतलब अलग अलग कंटेनर में मुख्तलिफ गैसेस हैं और वो सब एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं, अगर हम सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक जितने ले लेंगे तो सबका वॉल्यूम भी एक जितना हो जाएगा। अगर सबका वॉल्यूम एक जितना ले लेंगे तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी एक जितने हो जाएंगे। 3 चीज़ें सेम कर देंगे तो चौथी बात भी सेम हो जाएगी। टेम्परेचर प्रेशर तो सेम करेंगे ही हम, तो अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम करेंगे तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करके अगर वॉल्यूम सेम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, और वाइस वर्सा। इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहती है। इसके यूनिट्स भी ऐसे ही बनेंगे, वॉल्यूम के dm³ पर मोल या m³ पर मोल। अब इसमें यहीं से मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन भी बनती कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
always has a volume of 22.414 dm cube. This is known as molar volume. तो मोलर वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। कोई भी गैस हो, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो तब उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.414 डीएम क्यूब होगा। अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर या ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं तो तब उसका जो वॉल्यूम है वो 24 डीएम क्यूब होगा। तो दोनों ध्यान में रखने, एसटीपी बोलें या आरटीपी को एनटीपी भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें कोई भी गैस हो, उसका मैस कुछ भी हो, उसका साइज़ कुछ भी हो, उसका मोलर वॉल्यूम यही होगा। तो इस बात को समझाने के लिए कि ऐसा कैसे है, यानी कि साइज़ और जो मैसेज हैं गैस मालिक्यूल्स के, वो उसके वॉल्यूम को इफ़ेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इफ़ेक्ट क्यों नहीं करते हैं तो ये समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करते हैं कि आप देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये 4 गैसेस लिए हैं, सबके मोलर मैसेज डिफरेंट हैं, और अगर सबका 1 मोल है और सबके साइज़ भी डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन सबसे स्मॉलर साइज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड का साइज़ सबसे लार्जर है। तो जब हम इसे किसी कंटेनर में रखते हैं जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है, तो गैसेस जो है ना, ये हमेशा कोशिश करती हैं कि दे ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल इन द कंटेनर। पूरे कंटेनर में ये स्प्रेड कर जाती हैं। तो देखो इसमें ये होगा कि चाहे मालिक्यूल छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो उस कंटेनर में स्प्रेड कर गए हैं और पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही उनका वॉल्यूम बन गया गैस का। तो लिहाजा साइज़ और मैसेस जो हैं गैसेस के, वो उनके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि मालिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर तो फ़र्क पड़ेगा। यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जब कंटेनर में होगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स की आपस में जो डिस्टेंस है और जो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस है वो तो फ़र्क होगा। हाइड्रोजन के मालिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा और सल्फ़र डाइऑक्साइड में कम है। लेकिन जब हम कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी दोनों गैसेस जो हैं या कोई भी गैस जो उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो सेम होगा 22.414 डीएम क्यूब। तो ये मोलर वॉल्यूम जो है ये, इससे बहुत से एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। पेज 3 पे देखिए, तो पेज 3 पर यही इसको फिर बता दिया कि जो साइज़ हैं और जो मैस हैं गैस वॉल्यूम के, गैस मालिक्यूल्स के, वो उनके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो मैस पे कौन अफेक्ट करता है मैस को, तो बताया डिफ्यूजन और अफ्यूजन होते हैं जो मैस से अफेक्ट होते हैं। तो ये वॉल्यूम इसका जो है कंटेनर में वो अफेक्ट नहीं होता। जनरल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन सब लॉज को कंबाइन करते हैं तो ये जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। जनरल गैस इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसको पी इज इक्वल सी आर टी, एन ओवर वी करेंगे तो एन ओवर वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कंसनट्रेशन बोलते हैं, सी मीन कंसनट्रेशन। पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी, पी वन वी वन ओवर टी वन, पी टू वी टू ओवर टी टू, और डी इज इक्वल्स टू पी एम ओवर आर टी। और अगर एन नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी जगह लिखते हैं पी वी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मैस ओवर मोलर मैस आर टी। इस तरह से मोलर मैस फाइंड करना है तो एम ओवर पी वी इंटू आर टी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जनरल गैस इक्वेशन की जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए यूज़ होती हैं। इसमें जो आर है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। चूँकि कोई भी गैस जो गैस लॉज को ओबे करे तो वो आइडियल गैस कहलाती है। और ये जो 3 लॉज हैं ये फंडामेंटल लॉज हैं, और जो इन फंडामेंटल लॉज को ओबे करे तो आइडियल है। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये नेचर ऑफ आर बता दिया कि आर जो है वो पी वी ओवर टी 3 बातों पर डिपेंड करता है। प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल 1 कंसीडर कर लें तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए एन लिखेंगे नहीं। तो ये हमारे पास फिर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये आर की वैल्यू असल में रिप्रेजेंट करती है वर्क पर टेम्परेचर। इसका मतलब है कि इसके मीनिंग ये हैं कि आर रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर डिग्री पर मोल। कि अगर 1 मोल गैस है हमारे पास और हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो 273 केल्विन टेम्परेचर पे है और हम उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ कर जाए।
तो आर की फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन ये है, इसकी तशरीह है कि यानी आर की जो वैल्यू है वो हमें उससे किस बात का पता चलता है, उससे हमें इस बात का पता चलता है कि आर एक तो कांस्टेंट है, तो ये किसी गैस पे डिपेंड नहीं करता, गैस जो भी हो, क्योंकि ये बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करके लॉ बना है, तो उसी में आर जो है वो मौजूद है कांस्टेंट। और ये बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉज जो होते हैं ये तमाम गैसेस के लिए सेम होते हैं, ये तमाम गैसेस के लिए इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो अब ये जो आर जो है इसकी रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर डिग्री पर मोल। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल गैस के लिए। तो अब इसकी प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, एसआई में, एसटीपी में, तो इसलिए आर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये टेबल है, इसमें आर की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और 0.082 इंटू एटमॉस्फियर इंटू DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आर की, ये हमें याद भी करनी है। इसमें 1-2 वैल्यूज़ हैं सिर्फ जो बुक में नहीं है, बाकी सब बुक वाली वैल्यूज़ हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली नहीं है। तो ये वैल्यूज़ हमें याद करनी है और इसमें से किसी भी वैल्यू के फिर कि मीनिंग ये है कि जैसे ये R इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू 0.082, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस है और वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और हम जो है STP पे है और हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो 0.082 एटमॉस्फेयर इंटू DM क्यूब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पेज 4 पे आओ। पेज 4 पे हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसियस मिक्सचर को डील करता है कि अगर बहुत सारी गैसेस जो हैं डिफरेंट वो मौजूद हैं किसी एक मिक्सचर की फॉर्म में, किसी एक कंटेनर में, किसी वेसल में, तो उनका जो टोटल प्रेशर है ये लॉ उसको डिस्क्राइब जो है वो करता है। तो फिर ये है कि डेफिनेशन इसकी सिंपल है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस is the sum of the pressures that the individual gases would exert if they were to occupy the same volume alone। यानी कि किसी कंटेनर में सपोज करो 1, 2, 3 डिफरेंट गैसेस हैं, एक गैस को 1 कह लो, एक को 2 कह लो, एक को 3 कह लो, तो अगर हम उन सारी गैसेस का टोटल प्रेशर देखना चाहते हैं कितना है, तो जो टोटल प्रेशर है वो उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है, वो उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम। पार्शियल प्रेशर क्या, यानी उसी कंटेनर में वो गैस अगर अकेली मौजूद होती ये बाकी गैसेस के साथ, तो जितना प्रेशर वो अकेले लगा रही है वो बाकी गैसेस, मतलब गैस 1 जो है गैस 2 और 3 की प्रेजेंस में जितना प्रेशर लगा रही है ये उतना ही है जितना अगर वो गैस 1 अलोन अकेली मौजूद होती उसी कंटेनर में, उसी वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर पे, तो तब भी वो उतना ही प्रेशर लगाती है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे की प्रेजेंस से उनका प्रेशर अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये गैसेस अलग अलग जितना प्रेशर एक्सर्ट करती उन्हीं कंडीशंस में अगर वो किसी कंटेनर में मौजूद हैं तो तब भी उतना ही प्रेशर लगाएंगे। लिहाजा टोटल प्रेशर उन सब के जो है वो अलग अलग प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, उनके सम के इक्वल होगा। तो ये इसमें प्रोवाइडेड ये है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसमें जो इक्वेशंस यूज़ होती हैं परसेंटेज गैस की अगर मालूम करनी है मिक्सचर में, तो उसका तरीका ये है कि पार्शियल प्रेशर ओवर टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल प्रेशर में मालूम हो, उस गैस का जो प्रेशर है वो मालूम हो, 100 से मल्टीप्लाई कर लें। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और प्रेशर नहीं पता है, तो पार्शियल प्रेशर गैस एक अगर मालूम करना है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर में कितने हैं, टोटल मोल कितने हैं, और मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो मोल्स हैं ए के ओवर टोटल मोल्स, इसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं और इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर किसी एक गैस का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा
टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसको अगर मिक्सचर का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर मिक्सचर का टोटल प्रेशर मालूम करना है तो जब मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमने मालूम करना है तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो मालूम करना है तो इज इक्वल्स टू एन टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तमाम गैसेस के, आर जो गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और वी जो है वो वॉल्यूम है वेसल का। तो ये इक्वेशंस हैं जो इसमें यूज़ होती हैं डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर में। और डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर में उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें भी उसका रिलेशनशिप है कि अगर कोई गैस है जिसे हम बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, और जब कोई गैस एयर से लाइटर होती है तो तब हम उसको इस तरह से कलेक्ट करते हैं कि वाटर में से पास करते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना अगर हम जो कोई गैस है और उस गैस को हम बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस गैस को जब कलेक्ट करेंगे सिलेंडर में तो वो गैस भी होगी और उसमें वाटर वेपर्स भी होंगे। तो अगर हम सिर्फ गैस का प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो जो प्रेशर हमने गैस को जब कलेक्ट किया सिलेंडर में तो वो गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा। ये वाटर वेपर्स के प्रेशर को कहते हैं। तो ये जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है ये उसमें से माइनस करेंगे तो फिर ये जो है ना हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि डाल्टन्स लॉ जो है ना ये एप्लीकेबल है नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। जितने भी लॉज हैं हमारे सिलेबस में उनमें सब गैस के फिज़िकल बिहेवियर को ही डिस्कस करते हैं, तो कोई भी गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं करता है। तो इसमें फिर इस तरह से है कि अगर कोई गैस जो है वो आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएगी तो ये लॉ जो है ना ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो अभी इन केस ऑफ गैसेस एट डिफरेंट प्रेशर, एक और जो बुक से ज़्यादा बात है तो कुछ एग्जांपल भी दे दी कि कौन सी गैसेस हैं जो कि आपस में केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं। NO है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन है, अमोनिया, HCl है। तो ये वो पेयर हैं गैसेस के जो कि आपस में अगर ये ऑप्शन आएगी तो ये केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। इन पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ गैसेस एट डिफरेंट प्रेशर, अब अगर हमारे पास गैसेस हैं, मिक्सचर है गैसेस का, वो कहते हैं गैस ए है वो उसका प्रेशर ये था उसका वॉल्यूम ये था, मतलब गैस ए का कोई प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 dm³ है, और एक गैस बी है वो अलग कंटेनर में है और उसका प्रेशर गैस 1 के प्रेशर से मुख्तलिफ है, उसके वॉल्यूम से मुख्तलिफ है, और वो हमें कहते हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब बताइए इनका टोटल प्रेशर कैसे है। तो जो फिर अगर हमने प्रेशर मालूम करना हो, ये जो लेवल के स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज वगैरह के, तो वो ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एहतियातन ये हम इसको कर रहे हैं। इसमें फिर टोटल प्रेशर मालूम करना हो तो फिर ऐसे करते हैं P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर V1 प्लस V2। तो गैस 1 का जो प्रेशर है, गैस 1 का जो वॉल्यूम है, गैस 2 का प्रेशर, उसका वॉल्यूम ऐड करते हैं और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो इसमें हम टू डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन जो है उसमें रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर सेम कंडीशंस हैं, सेम टेम्परेचर है और सेम प्रेशर है तो फिर टू डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। तो पहली लाइन में तो ये बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के मीनिंग क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, एक ख़ास टाइम के अंदर। यूनिट टाइम का मतलब है कि आप 1 सेकंड ले लें, 1 मिनट ले लें, एक सेलेक्ट कर लें, एक पर यूनिट टाइम। तो उस टाइम के अंदर किसी गैस का वॉल्यूम कितना डिफ्यूज़ होता है या फ्यूज़ होता है, इसे रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन कहते हैं। तो अब इसके देखो पहला रिलेशन है R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू इन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस 1 and 2 is equals to V1 T2 V2 T1 is equals to square root D1 over D2 और M2 over M1 square root। ये रिलेशनशिप है जो हमारी बुक में मौजूद है और जो हम मोस्टली इसी से यूज टू हैं।
ये तब है जब दोनों गैसेस सिमिलर कंडीशंस में हों और फिर हम उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो वो देख रहे हों। इसमें ये V1 T1 वाला रिलेशनशिप जो है, ये V1 और V2 जो है ना, ये वॉल्यूम है डिफ्यूज्ड इन टाइम T1 एंड T2 के T1 टाइम में और T2 टाइम के V1 वॉल्यूम डिफ्यूज़ हुआ है T1 टाइम में और V2 वॉल्यूम है गैस का जो डिफ्यूज़ हुआ है T2 टाइम के अंदर। तो फिर रिलेशनशिप कैसे बनेगा? तो ये बाद में हमसे पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और वॉल्यूम ऑफ गैस सेकंड डिफ्यूज़ या टाइम, तो ये वहाँ यूज़ होगा। लेकिन ये इक्वेशन तब यूज़ होगी जब दोनों गैसेस सिमिलर कंडीशंस में मौजूद होंगी। अब अगर इस थोड़ी बुक से ज़्यादा बात थोड़ी सी कि इसमें दोनों गैसेस अगर सिमिलर कंडीशंस में नहीं होंगी तो फिर सिंपल है, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू P1 D2 P2 D1 स्क्वायर रूट। यानी अगर उनका प्रेशर डिफरेंट है और टेम्परेचर सेम है तो वो जो ऊपर हम पढ़ के आए ना D2 ओवर D1, D2 को P1 से मल्टीप्लाई कर दो, D1 को P2 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस तरह से M2 M1 है तो उनको M2 को P1 यानी गैस 1 के प्रेशर से और M1 को गैस 2 के प्रेशर से हम मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और इसी तरह से ये थोड़ा पता होना चाहिए हमें, आमतौर पे इसके MCQs मतलब चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट प्रेशर हो तो कैसे करेंगे। और फिर इसी तरह से अगर वो गैसेस मौजूद हैं जिनका जो कि सेम प्रेशर पे है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए, 3 रिलेशनशिप हो गए ना। पहला सबसे रिलेशनशिप है जब टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है, जो हम बुक में पढ़ते हैं। दूसरा रिलेशनशिप हो गया कि जब प्रेशर डिफरेंट है और टेम्परेचर सेम है। थर्ड रिलेशनशिप है कि जब टेम्परेचर डिफरेंट है और प्रेशर सेम है। तो फिर वही D2 को T1 से और D1 को T2 से, और अगर मोलर मैसेज है M2 ओवर M1 तो उन्हें T1 T2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे अगर डिफरेंट कंडीशन है। पेज 5 पे आइए। पेज 5 पे जो है वो कन्वर्जन फैक्टर यानी जो स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री हैं, टेम्परेचर हैं, तो कैसे टेम्परेचर एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करते हैं। तो पहला है कि अगर फ़ारेनहाइट से आप जाना चाहते हैं सेल्सियस में, या सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं, तो कैसे आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है टेम्परेचर से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए। इसके बाद जनाब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। तो इसमें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके 2 फॉल्टी असम्पशंस हैं। पहला ये है कि इसमें गैस के मालिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। और दूसरा ये है कि जो मोलर वॉल्यूम है गैस मालिक्यूल्स का वो निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और अब इसी इक्वेशन से आगे काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है उसके लिए रिलेशनशिप 3/2 RT ओवर Na बनता है। और इसको R को Na से डिवाइड करें तो ये कांस्टेंट बनता है, उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिहाजा इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/2 kT। तो ये इक्वेशन है जिसे जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से ड्राइव हुई हैं और इससे न्यूमेरिकल्स या MCQ सॉल्व होते हैं। गैसेस जो हैं जब वो मूव करती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी गैस की वेसल में होती है वो मुख्तलिफ तरह से बताई जा सकती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो ये इनकी जो फार्मूलाई हैं वो ये है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो 3RT ओवर M, 3RV ओवर M, 3P ओवर D, ये तीनों तरह से लिखा जा सकता है इसे। एवरेज वेलोसिटी 8RT ओवर M होती है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT ओवर M है। इन वेलोसिटीज़ में रेशो क्या है सबसे ज़्यादा, अगर इनको आपस में कंपैरिजन करें तो वेलोसिटी रेशो जो है सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की है, फिर एवरेज वेलोसिटी की है, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की है। इनके फार्मूला हमें पता होने चाहिए। अब आइए लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है, इस लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में किसी गैस को अगर हमने लिक्विड में चेंज करना है तो हमें उसका टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ता है और उसका प्रेशर भी चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले टेम्परेचर कम करना पड़ता है
वो टेम्परेचर जिस पे जाके अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर है या उससे कम टेम्परेचर पे है तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो तब उसका जो वॉल्यूम है तब वो गैस लिक्विड में चेंज होगी। अगर वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे है, अगर वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे है तो फिर जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो ये जो और वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो किस गैस का ज़्यादा होता है, किस गैस का कम होता है। जिस गैस के मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जिस गैस के मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं उसको लिक्विफाई करना आसान है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा से कन्फ्यूजन हो सकती हाई होगा। यानी 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस को कंपेयर करें तो जिस गैस के मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं उसका टेम्परेचर 30, क्रिटिकल टेम्परेचर 30 होगा कंपैरेटिवली। अगर एग्जांपल से बात करें तो जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई। और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फिर डिपेंड करती हैं साइज़ पे मालिक्यूल की, कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल या लंडन डिस्पर्शन, शेप पे मालिक्यूल की। गैस को लिक्विफाई करना हो तो उसके मेथड हैं, फैराडेज मेथड है, इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं, लिंड्स मेथड है, सडन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, हमारी बुक में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। क्लाउड्स मेथड है, सडन एक्सपेंशन भी करते हैं, कुछ वर्क भी करते हैं। ये जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो कि उनमें बहुत वीक फोर्सेस हैं और उन वीक फोर्सेस की वजह से हम उनको जो है वो लिंड्स मेथड से, जिसमें जॉल थॉमसन इफेक्ट यूज़ करते हैं, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग, तो उसके ज़रिए से लिक्विफाई करते हैं तमाम गैसेस को। हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पे नहीं होती हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं ये गैसेस जो हैं ये बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनमें नॉन पोलर हैं, साइज स्मॉलर है, तो इसके लिए इनको क्लाउड्स मेथड से करते हैं, क्लाउड्स मेथड से। अब लिक्विफिकेशन आसान किसी की कैसे होती है वो भी बताया कि जिसके मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं गैस के मालिक्यूल्स में तो उसकी लिक्विफिकेशन भी आसान है। और एक ऑर्डर दे दिया है गैसेस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से। इन गैसेस में क्लोरीन जो है उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, हालांकि नॉन पोलर है तो अमोनिया से भी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो ज़्यादा या कम होंगी। ये डिपेंड करता है कि वो जो गैसेस हैं वो पोलर हैं या नॉन पोलर है। पोलर मालिक्यूल में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है नॉन पोलर से, और नॉन पोलर को आपस में कंपेयर करें तो उनमें जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ये एक ऑर्डर है ताकि हम आसानी से बता सकें कौन ईजीली लिक्विफाई होती हैं कौन नहीं। बुक में इनकी वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिर्फ ऑर्डर याद रखना। पेज 6 पे आ जाएं तो वैन डर वाल्स इक्वेशन है। वैन डर वाल इक्वेशन जो है, इस वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर जो कि रियल गैसेस के लिए है, गैस के आइडियल बिहेवियर को चेक करने के लिए, तो आइडियल गैस उसे कहते हैं, आइडियल बिहेवियर ये होता है कि गैस जो है वो गैस लॉज को ओबे करे एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर की कोई भी कंडीशंस हो वो गैस लॉज को ओबे करे। तो इसके लिए ये PV/nRT का रिलेशनशिप यूज़ किया जाता है, और अगर PV/nRT की रेशो ली जाए तो इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। और किसी भी आइडियल गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू किसी भी कंडीशन में यूनिटी होती, 1 होती। और यहीं से हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि अगर कोई गैस हमारे पास है, सपोज करें किसी क्लोज कंटेनर में, और उस गैस पे हम प्रेशर वेरी करते हैं, उससे उसका वॉल्यूम भी वेरी करेगा, वो नोट कर लेते हैं। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं। तो जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखेंगे, तो आप देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। और यानी ये PV/nRT, टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। अब न्यूमिनेटर में PV प्रोडक्ट है, और बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इतना कम होगा कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा न्यूमिनेटर भी चेंज नहीं होना चाहिए।
और एक आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 रहनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो अब अगर 1 नहीं आए तो क्या होता है? बाद सूत्रों में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर 1 से ग्रेटर होता है, बाद दफ़ा 1 से लेस होता है। 1 से जब ग्रेटर होता है तो ये तब होता है जब गैस लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, यानी गैस पे प्रेशर बढ़ाया है तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वॉल्यूम कम तो हुआ, उतना कम नहीं हुआ, लिहाजा इसका आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाता है। और ये तब होता है जब गैस के मालिक्यूल्स पे प्रेशर बढ़ाएं और उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेटिव हो जाती हैं, और इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और अगर गैस के मालिक्यूल्स पे हम प्रेशर इंक्रीज़ करें और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर है वो 1 से लेस हो जाए, तो ये तब होता है जब हम उसको प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो जो वॉल्यूम है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा कम हो जाता है। ये तब होगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें ऑपरेट करेंगी, तो इसमें फिर इसे नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं डेविएशन की? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यानी जहाँ पे गैस के मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी ना, वहाँ पे गैस मालिक्यूल्स नॉन आइडियल हो जाएंगे। और आइडियल गैस वही है जब तक उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगती हैं, इसलिए वो नॉन आइडियल हो जाती हैं। नॉन आइडियल होने की रीज़न वही है कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, गैस का मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्युपाइड के मुकाबले में, यानी मालिक्यूल्स को करीब लाएं, एक दूसरे को टच करना शुरू कर दें या जितना करीब आ सकते उतना करीब ले आएँ, तो तब जो उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करें उस वॉल्यूम से जो गैस के मालिक्यूल्स आमतौर पे ऑक्युपाई करते हैं, जब एक दूसरे से 300 टाइम्स दूर होते हैं तो करीब आने पे उनका वॉल्यूम इतना कम होता है कि हम उसे निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। तो एक तो ये गलत अजम्पशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, कम होता है वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स का करीब आने पे, इतना कम नहीं होता कि नज़रअंदाज कर सकें। और दूसरा ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो ये कहती थी कि गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है। करेक्शन कैसे होगी? करेक्शन ऐसे होगी कि जब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं PV = nRT, तो वैन डर वाल कहते हैं कि वहाँ जो V है ना, वो V क्या मीनिंग है? V फ्री, यानी वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस, कि वो गैस को कंटेनर में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए। तो वैन डर वाल कहते हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से ये B माइनस करना पड़े। B क्या है? यानी गैस को जितना करीब ला सकते हैं लिक्विड में चेंज किए बगैर, 1 मोल गैस है, जितना करीब ला सकते हैं प्रेशर ज़्यादा करके, उस वक्त जो वॉल्यूम उसका होगा वो B कहलाएगा, उसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अगर 1 मोल है तो सिर्फ B माइनस करेंगे, और अगर 1 मोल के अलावा कुछ और मोल है तो वो N पे लिख देंगे। तो ये करेक्शन होगी। वैन डर वाल ये कहते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस है वो नोट करें, उसमें से ये B माइनस कर दें। ये B हर गैस के लिए अलग अलग है, यानी गैस के मालिक्यूल अगर बड़े साइज़ के हैं तो करीब आने पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, गैस के मालिक्यूल छोटे हैं तो करीब आने पे उनका वॉल्यूम कम होगा। तो ये B उसमें से माइनस कर दीजिए, फिर जो वॉल्यूम बचेगा वो अवेलेबल है कंटेनर के अंदर गैस को मूव करने के लिए। और इसी तरह से करेक्शन दूसरी प्रेशर में है। गैस जब किसी कंटेनर में होती है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो गैस मालिक्यूल जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो ये कंसीडर करती है कि गैस मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन एक्चुअली तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में जो प्रेशर है गैस का डिक्रीज़ कर जाता है। यानी गैस मालिक्यूल्स उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब मालिक्यूल उसे आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो द फोर्स विद विच दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वैन डर वाल हमें बताते हैं कि अगर आपने मालूम करना है कि वो प्रेशर में जो डिक्रीज़ होती है जिसे P डैश कहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है? AN²/V²। और जो अगर हमने उस गैस का प्रेशर मालूम करना आइडियल प्रेशर, तो आइडियल प्रेशर में वो प्रेशर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं कंटेनर में गैस का प्रेशर, उसमें अगर हम ये प्रेशर ऐड करेंगे जो डिक्रीज़ हो गया था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में, तो फिर ये आइडियल प्रेशर बनेगा। तो वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो फिर रियल गैसेस के लिए हमारे पास डेवलप हो जाएगी। इसमें A और B के यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स हमसे वो पूछ सकते हैं MCQs में। SI यूनिट्स और नॉन SI यूनिट्स हमें पता होने चाहिए।
इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जो वैन डर वाल कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो है वो साइज़ ऑफ गैस मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और जितने गैस मालिक्यूल ज़्यादा साइज़ के होंगे बी ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ए ज़्यादा होगा। और फाइनली देखें इसमें जो क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, इनके ए और बी के साथ क्या यूनिट्स जो वैन डर वाल कांस्टेंट्स, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो है यहाँ पे ये यूज़ तो नहीं होता हमारी बुक में, लेकिन एक रिलेशनशिप बताया कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम ये वैन डर वाल कांस्टेंट्स के साथ कैसे जो है वो रिलेट होते हैं। आज अभी हमने गैसेस जो है इसके चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, जो डेरिवेशंस हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, वी हैव ग्लिम्पसेस ऑफ दोज वैल्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस गैसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है।